हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विथ रिवंत। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। अगर आपको इंडियन पॉलिटी के सभी लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। हम इंडियन पॉलिटी में हम पढ़ रहे हैं डीपीएसपीज। हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे कि डीपीएसपीज जो हैं, डीपीएसपीज कौन कौन से डीपीएसपीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं और कौन कौन से क्लासिफिकेशन उसके हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पार्ट 4 के अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपीज दिए हुए हैं। पार्ट 4 में हमने जो भी डीपीएसपी देखे वो सारे हमने पढ़ लिए हैं पिछले लेक्चर में। अब पार्ट 4 के आउटसाइड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से डीपीएसपीज हैं वो आज हम देखते हैं। पार्ट 4 के अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 डीपीएसपीज हैं। आर्टिकल नंबर 335, आर्टिकल नंबर 350A एंड आर्टिकल नंबर 351। अब आर्टिकल 335 जो है डीपीएसपी वो क्या बोलता है? वो बोलता है द क्लेम्स ऑफ द मेंबर्स ऑफ द एससीज एंड एसटीज शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन consistently with the maintenance of efficiency of administration in the making of appointments to service and post in connection with the affairs of the union or state। आर्टिकल 335 बोलता है कि जब भी यूनियन और स्टेट में कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन से लेके कोई भी अपॉइंटमेंट हो या किसी भी सर्विस में किसी भी पोस्ट पर अपॉइंटमेंट हो तो एससी और एसटीज़ के जो भी मेंबर्स हैं उनके जो भी क्लेम्स हैं उनको ध्यान में रखकर वो सारी चीज़ें, वो सारी पोस्ट या उन सभी पे अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है आर्टिकल 350A। आर्टिकल 350A क्या बोलता है डीपीएसपी में? इट शैल बी एंडेवर ऑफ एवरी स्टेट एंड एवरी लोकल अथॉरिटी विद इन द स्टेट टू प्रोवाइड एडवोकेट फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन द मदर टंग एट द प्राइमरी स्टेज ऑफ एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलोंगिंग टू लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी ग्रुप। आर्टिकल 350A बोलता है, आप आसानी से समझिए, अगर किसी स्टेट में कोई भी लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी की कम्युनिटी है तो उस स्टेट की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो उस माइनॉरिटी के जो भी एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में प्रोवाइड करवाए। ठीक है, प्राइमरी स्टेज की जो एजुकेशन है वो उसको उसकी मदर टंग में प्रोवाइड करे। ये हमारे स्टेट को डायरेक्शन दी गई है आर्टिकल 350 के अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल कि महाराष्ट्र है, ठीक है, महाराष्ट्र में ज़्यादातर लोग मराठी स्पीकिंग होंगे तो वो मेजोरिटी में आ गए। लेकिन अगर उसमें कुछ लोग तमिल स्पीकिंग हैं, तमिल लैंग्वेज वाले लोग हैं तो वो माइनॉरिटी में आ गए। तो महाराष्ट्र जो स्टेट है उसको ये डायरेक्शन है कि वो जो तमिल स्पीकिंग जो पीपल हैं उनके जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जो प्राइमरी जो एजुकेशन है वो उनकी मदर टंग में प्रोवाइड करे। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा 351। आर्टिकल जो 351 है ये यूनियन को डायरेक्शन है। क्या बोलता है आर्टिकल 351? इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज एंड टू डेवलप इट so that it may serve as a medium of expression for all the elements of the composite culture of India। आर्टिकल 351 जो है वो यूनियन को डायरेक्शन है कि वो हिंदी लैंग्वेज का प्रमोशन करे और उसे स्प्रेड करे। ठीक, हमने देख लिए हैं डीपीएसपीज, हमने सारे डीपीएसपीज देख लिए। अब हमने देखा था कि डीपीएसपीज में एक डीपीएसपी था आर्टिकल 44 के अंडर था जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करता है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है करंट में बहुत न्यूज़ में रह रहा है, आजकल बहुत न्यूज़ है तो उसके ऊपर क्वेश्चन बनने के चांसेस है। तो हम पढ़ेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपीज में आर्टिकल 44 में की गई है। यूनिफॉर्म सिविल कोड में ये बात की गई है कि हमारे देश में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड मतलब कि हमारे इंडिया में क्रिमिनल कोड तो एक ही है, अगर कोई भी पर्सन क्राइम करता है चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो तो उन सभी पे एक ही लॉ अप्लाई होता है। लेकिन ऐसा सिविल लॉज में नहीं है। सिविल लॉज में सब पर अपने अपने रिलीजन के हिसाब से अलग अलग कानून लगते हैं। सिविल अलग अलग नियम लागू होते हैं। जैसे कि पर्सनल लॉज होते हैं, जैसे शादी पे, अडॉप्शन पे, डाइवोर्स पे, इन पे सबके लिए अलग अलग लॉज हैं, जैसे सभी के पर्सनल लॉज हैं अपने अपने रिलीजन के। यूनिफॉर्म जो सिविल कोड है इसकी बात हमारे आर्टिकल 44 में मेंशन की गई है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये एक डीपीएसपीज का पार्ट है। अब व्हाट इज़ यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी है क्या? ठीक है, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड इज़ अ कलेक्शन ऑफ लॉज दैट गवर्न पर्सनल मैटर्स सच एज मैरिज, divorce, adoption, inheritance and succession applicable to all citizens irrespective of their religion।
यूनिफॉर्म सिविल कोड वो है, सिविल लॉज का वो कलेक्शन है जो सभी के पर्सनल लॉ जैसे मैरिज, डाइवोर्स, अडॉप्शन में इक्वली लागू होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। उनके रिलीजन से कोई मतलब नहीं होगा, सभी पर्सन पे इक्वली अप्लाई होगा, जैसे कि हमारा क्रिमिनल लॉ लागू होता है। ठीक, अब यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो हमारे DPSPs में दिया हुआ है। तो इसका पर्पज क्या है? पर्पस है रिप्लेस डाइवर्स पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजियस बिलीफ। हमारे इंडिया में अलग अलग पर्सनल लॉज हैं, ठीक है, जैसे मुस्लिम्स का भी पर्सनल लॉ है, हिंदूज़ का भी अलग अलग पर्सनल लॉ है। तो उन पर्सनल लॉज को रिप्लेस करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि रिलीजियस बिलीफ पे आधारित हैं। ठीक है, अब हमारे इंडिया में कहीं यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है क्या? तो इसके लिए आंसर है यस। गोवा एक अकेला स्टेट है जहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। ये गोवा का अपना सिविल कोड है, किसी और हमारी और किसी स्टेट में, इंडिया के किसी दूसरे स्टेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लागू होता। बाकी सभी स्टेट में सबके अपने पर्सनल लॉज लागू होते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड है भाई, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में दिया हुआ है, तो इसको लागू क्यों नहीं कर देते? इसको लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं और इसको लागू करने के क्या क्या बेनिफिट्स होंगे वो हम अभी देखते हैं। चैलेंजेस में देखते हैं हम, डाइवर्स पर्सनल लॉज एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस। हमारे इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, तो उसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तो सबके अपने अपने पर्सनल लॉज हैं, अलग अलग सबके अपने पर्सनल। तो इसको लागू करना इतना आसान नहीं होगा। लोग आसानी से, हमारी जो कंट्री की जनता है वो इतनी आसानी से इन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, रेजिस्टेंस फ्रॉम वेरियस रिलीजियस एंड माइनॉरिटी ग्रुप्स। ठीक है, जो वेरियस रिलीजियस और माइनॉरिटी ग्रुप्स है वो इसका रेजिस्ट कर रही हैं। उनका कहना है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाता है तो हमारा जो राइट है अंडर आर्टिकल 25, जो राइट टू रिलीजन है, वो इससे वॉयलेट होता है। तो उनके रेजिस्टेंस के कारण भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने में परेशानियां आ रही हैं। नेक्स्ट चैलेंज है हमारा लैक ऑफ पॉलिटिकल विल एंड कंसेंसस। ये तो सभी में ही होता है कि पॉलिटिकल विल नहीं है, वरना तो ये आसानी से लागू हो ही जाए। फोर्थ है प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ एंड कॉम्प्लेक्सिटीज़, क्योंकि हमारा जो इंडियन कंट्री है वो बहुत ही डाइवर्स कंट्री है। ठीक है, तो इसके लिए सभी के अलग अलग पर्सनल लॉज है, तो सभी के कंसल्टेशन से ही अगर हम UCC को लगाना चाहें तो सभी का कंसल्टेशन इसमें ज़रूरी होता है। किसी एक कम्युनिटी के हिसाब से हमने लॉ बना दिया और दूसरी कम्युनिटी के कुछ राइट्स हैं जो वॉयलेट हो गए, तो ऐसा नहीं चलेगा। ठीक है, रिक्वायर्ड वाइड कंसल्टेशन एंड पार्टिसिपेशन ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर, मतलब सभी रिलीजन्स के लीडर्स, अपोजिशन वाले या रिलीजियस बिलीफ वाले जो भी एक्सपर्ट्स हैं, उन सभी का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एक और चैलेंज क्या है, इफ़ UCC इम्प्लीमेंटेड देन आवर कंट्री चेंजिंग फ्रॉम यूनिटी इन डाइवर्सिटी टू यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। अगर UCC को इम्प्लीमेंट कर दिया तो जो हमारी कंट्री का एक ग्लोरियस एग्जाम्पल हमारी कंट्री का लोग देते हैं, जो कि है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, की डाइवर्सिटी में हमारी यूनिटी है, वो चेंज होके बन जाएगा यूनिटी इन यूनिफॉर्मिटी। अब हमने चैलेंजेस तो पढ़ लिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने में क्या क्या चैलेंजेस हैं, लेकिन हम उसके बेनिफिट्स भी पढ़ेंगे। तो उसके बेनिफिट्स हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेनिफिट्स हैं नेशनल इंटीग्रेशन एंड सेक्युलरिज्म। ठीक है, हमारा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर हम लागू कर देंगे, जैसे क्रिमिनल लॉ सभी के लिए बराबर लागू होता है, वैसे ही सिविल लॉ अगर सबके लिए बराबर होगा तो नेशनल इंटीग्रेशन की भावना लोगों के मन में बढ़ेगी, सेक्युलरिज्म बढ़ेगा। ठीक है, प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय क्रिएटिंग ए कॉमन आइडेंटिटी, सभी के बीच एक कॉमन आइडेंटिटी होगी। जैसे मैरिज के लिए कोई लॉ है तो वो सभी के लिए एक समान लॉ होगा, ऐसा नहीं कि हिंदूज़ के लिए अलग होगा, मुस्लिम्स के लिए अलग होगा, क्रिश्चियंस के लिए अलग, जैन्स के लिए, सभी के लिए एक समान होगा। सभी को ये फीलिंग आएगी कि हम सभी एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है, जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी। अभी फ़िलहाल कुछ जो पर्सनल लॉज हैं उनमें ऐसे लॉज भी बनाए गए हैं जो जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट नहीं करते या जेंडर को जस्टिस नहीं है। ठीक है, तो अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लगा देंगे तो लोगों जो जेंडर इक्वलिटी है, जेंडर जस्टिस है, वो आसानी से मिल पाएगा। तो जेंडर जस्टिस एंड इक्वलिटी बाय रिमूविंग द डिस्क्रिमिनेशन एंड ऑपरेशन फेस बाय वुमेन अंडर वेरियस पर्सनल लॉज। ठीक है, जो वेरियस पर्सनल लॉज हैं उनके अंदर वुमेन्स को कई प्रकार की इनइक्वलिटी का सामना करना पड़ता है या जेंडर इनजस्टिस उनको मिलता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने के बाद उनके साथ ये इनजस्टिस नहीं होगा। ठीक है, इक्वल राइट्स फॉर वुमेन,
यूनिफॉर्म सिविल कोड के अंदर इक्वल राइट्स फॉर वुमेन होंगे इन मैटर्स लाइक ऑफ मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस, अडॉप्शन, मेंटेनेंस एक्सेट्रा। फॉर एग्जांपल जैसे मुस्लिम का जो पर्सनल लॉ है, मुस्लिम पर्सनल लॉ में वुमेन्स को नॉट राइट टू डाइवोर्स, उनके पास डाइवोर्स का राइट नहीं है और ना ही अडॉप्शन का राइट है, ठीक है। वैसे ही हमारे हिंदू जो वुमेन थी उनके पास उनको इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी से हिस्सा नहीं मिलता था, लेकिन बाद में उसको रिफॉर्म करके उनको इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी में हिस्सा दिलवाया गया। वैसे ही कुछ पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो वुमेन के लिए इनजस्टिस है और उन्हें इनइक्वल ट्रीटमेंट करते हैं, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाने से उनके लिए इक्वल ट्रीटमेंट मिलेगा। थर्ड है सिंप्लीफिकेशन एंड रैशनलाइजेशन ऑफ लीगल सिस्टम, ठीक है, मोर एक्सेसिबल एंड अंडरस्टैंडेबल फॉर कॉमन पीपल। जो आम जनता होगी उनके लिए आसान हो जाएगा अगर एक ही कानून होगा सब पर, उनको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा कानून किस तरह, सभी सिटीजन्स पे, ऑल सिटीजन पे एक जैसा ही कानून लागू होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से हमारी जो कंट्री है वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। रिफॉर्म ऑफ आउटडेटेड एंड रिग्रेसिव प्रैक्टिसेस, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस भी हैं पर्सनल लॉज में जो ह्यूमन राइट्स को वायलेट करते हैं, कि जो नेचुरल एक ह्यूमन का राइट होता है वो भी उन्हें नहीं मिल पाता। ऐसी कुछ प्रैक्टिसेस हमारे पर्सनल लॉज में है। जैसे अगर हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई कर दिया तो उससे एलिमिनेट द प्रैक्टिसेस दैट आर अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस जो ह्यूमन राइट के अगेंस्ट है वो सभी ख़त्म हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल तलाक की जो है, पॉलीगैमी है, चाइल्ड मैरिज है। तो हमने पढ़े अभी यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेनिफिट्स भी हमने देख लिए, ठीक। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड कुछ केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं, वो भी हम देखते हैं। पहला केस क्या है, शाहबानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान, 1985 में ये केस हुआ था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था, राइट ऑफ ए मुस्लिम विमेन टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 ऑफ CPRPC इवन आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इबादत पीरियड। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि मुस्लिम वुमेन को ये राइट है कि वो अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है जब इबादत पीरियड ख़त्म हो जाए उसके बाद भी, ठीक है। पहले मुस्लिम पर्सनल लॉ में ये नियम था, पहले मुस्लिम पर्सनल जो लॉ है उसमें ये लॉ था कि मुस्लिम जो मैन है वो डाइवोर्स देगा एक वुमेन को, ठीक है, अपनी वाइफ को डाइवोर्स देगा, ठीक है। वो मेंटेनेंस के लिए उसे कंपनसेशन देगा, ठीक है, कंपनसेशन देगा, लेकिन वो कंपनसेशन ओनली 3 मंथ तक होगा। उस 3 मंथ के पीरियड को बोला जाता था इबादत पीरियड, ठीक है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल किया कि मुस्लिम वुमेन का राइट है कि वो अपने हस्बैंड से इबादत पीरियड ख़त्म होने के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सकती हैं। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से पहले वुमेन को ये राइट नहीं था कि वो इबादत पीरियड के बाद भी मेंटेनेंस क्लेम कर सके, वो सिर्फ 3 महीने तक उसे मेंटेनेंस मिलता था, ठीक। सेकंड जो हमारा केस है वो है ट्रिपल तलाक जजमेंट। ट्रिपल तलाक जजमेंट था जो 2017 में आया था, ये बहुत ही का न्यूज़ में रहा था उस टाइम। सायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो ट्रिपल तलाक जो है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है एंड वायलेटिव ऑफ द डिग्निटी ऑफ मुस्लिम वुमेन। ये जो ट्रिपल तलाक का जो लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और ये एक मुस्लिम वुमेन की डिग्निटी को वायलेट करता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इस ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला था और साथ में ये भी बोला था कि पार्लियामेंट शुड इनेक्ट ए लॉ टू रेगुलेट मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स। ये भी कहा था कि जो पार्लियामेंट है वो मुस्लिम की जो मैरिज और डाइवोर्स का है उससे रिलेटेड लॉ बना सकता है। हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड में देख लिया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या होता है, वो कौन से आर्टिकल के अंडर एक DPSP है और उसके क्या चैलेंजेस हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को अप्लाई करने में और क्या उसके बेनिफिट्स हैं, और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस भी देख लिए। अब हम देखेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर वे फॉरवर्ड क्या है उसके लिए पहला देखेंगे हम यूनिटी एंड यूनिफॉर्मिटी, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड शुड रिफ्लेक्ट इंडियाज़ मल्टीकल्चरिज्म एंड प्रिजर्व इट्स डाइवर्सिटी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड को हम अप्लाई करते हैं तो उसमें यूनिटी और यूनिफॉर्मिटी दोनों झलकनी। हमारे यूनिफॉर्म सिविल कोड में हमारे इंडिया का मल्टीकल्चरिज्म दिखना चाहिए और हमारी डाइवर्सिटी को प्रिजर्वेशन मिलना चाहिए। यूनिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन यूनिफॉर्मिटी। हमारी इंडिया का एक सबसे यूनिक जो फीचर है वो यही है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, तो हमारी यूनिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। स्ट्राइक की बैलेंस,
हमें अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना है तो हमें बैलेंस बना के रखना होगा, जैसे कि लॉ कमीशन शुड एम टू एलिमिनेट ओनली दोज प्रैक्टिसेस दैट डू नॉट मीट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड। मतलब जो लॉ कमीशन है उसको पर्सनल लॉज में से ऐसे लॉज को एलिमिनेट कर देना चाहिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैंडर्ड को मैच नहीं खाते। बाकी उन लॉज को रख सकते हैं अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो तो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो फंडामेंटल राइट्स के थ्रू आर्टिकल 29(1) के थ्रू प्रोटेक्ट द डिस्टिंक्टिव कल्चर ऑफ ऑल सिटीजन। अगर हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करते हैं तो वो हमारे आर्टिकल 29 का वॉयलेशन हो जाएगा, जैसे कि आर्टिकल 29(1) ने हमारे सिटीजन्स को ये राइट दिया है कि वो अपने डिस्टिंक्टिव कल्चर को प्रिजर्व कर सकते हैं, चाहे वो पर्सनल लॉज के थ्रू ही क्यों ना हो। ठीक, अब हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड पढ़ लिया, अब हम इसका कंक्लूजन पढ़ते हैं कि भाई कंक्लूड क्या है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट सेक्शन ऑफ पर्सनल लॉज दैट इज़ वन ग्लोरियस एग्जाम्पल ऑफ इंडियाज़ यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कि अलग अलग पर्सनल लॉज का यहाँ होना, सेक्शन अलग अलग सेक्शन के पर्सनल लॉज का होना हमारे इंडिया का एक ग्लोरियस एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का। हमारा इंडिया का एक यूनिक फीचर है कि इसमें यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी है मतलब यूनिटी में भी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी है। अब जैसे हमने मुस्लिम पर्सनल लॉज में देखी कि उसमें बहुत सारे डिफेक्ट है, वैसे ही हमारा हिंदू जो पर्सनल लॉ है उसमें भी बहुत सारे डिफेक्ट है, उसको कई बार कोडिफाई और रिफॉर्म किया गया है। ठीक है, कौन से लॉज को रिफॉर्म किया गया हम एक आधे एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कास्ट है ये, इंटर कास्ट मैरिज वॉज अलाउड। इंटर कास्ट मैरिज को अलाउ कर दिया गया है, पहले ये अलाउड नहीं थी। ठीक है, विमेन वर अलाउड टू इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी। ठीक है, विमेन जो हिंदू विमेन है उनको इनहेरिटेंट प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मिलता है अब, पहले ये अलाउ नहीं था हिंदू विमेंस को। ठीक है, अभी हमने पढ़ा है इंडियन पॉलिटी में DPSPs तक पढ़ लिया है। अगर आपको पिछले लेक्चर में जो हमने गांधीयन प्रिंसिपल पे बेस्ड DPSP पढ़ा था, लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल पे पढ़ा था, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल पे DPSPs पढ़ा था, अगर आपको वो वीडियो देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको लेक्चर्स अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।